बंधक बना लिया है। बहुत गंभीर खबर है क्योंकि इसका बुरा परिणाम होगा। एक तो अमेरिका के लिए अब और दबाव बनेगा कि वो हर हाल में ईरान से इस युद्ध में जीते। दूसरी तरफ इन 66 अमेरिकियों की जिंदगियों को भी बचाने का एक तरीका निकालना होगा अमेरिका को, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका जैसे देश में किस तरह के दबाव का सामना होगा। 66 अमेरिकियों को बंधक बनाने की बात है और मुझे लगता है कि अब मतलब आप अटैक तो कर रहे हैं लेकिन अब इनको भी तो यूज करेगा ना, लेवरेज की तरह ईरान यूज करेगा। अगर वाकई ऐसा है, हालांकि रांची का अभी तक का नजरिया देखकर मुझे नहीं लगता कि परोक्ष रूप से वो इसको स्वीकार करेंगे। देखिए मुझे जनाब 1979 की बात याद आती है, जब इसी तरीके से ईरान रेवोल्यूशन हुआ था 79 के अंदर ही ईरान के अंदर मौजूद अमेरिकन एम्बेसी में भी ऐसे कई लोगों को अपनी हिरासत में रखा था। 1.5-2 साल तक लगातार एम्बेसी के लोगों को ईरान ने अपनी कैप्चर रखा था, उनको लगातार कस्टडी में रखा और अमेरिका ने कई बार मिलिट्री ऑपरेशन करने की कोशिश की लेकिन विफल हो गए। मुझे लगता है एक बार फिर से करीबन 47 साल के बाद लगभग वही हादसा वही आप रिपीट होता देख रहे हैं, लेकिन इराक के अंदर वो भी इरबिल के अंदर। और ये संभावना अमेरिका को पहले से भी पता थी। मुझे याद है कि अमेरिका पिछले 1 साल से अपने वापस सैनिकों की मूवमेंट शुरू कर दी थी, वहां पर सैनिक करके जाते थे, कांस्टेंट कम लोग करके जाते थे। लेकिन अगर ये खबर इतनी ज्यादा सही है तो निश्चित तौर पर मानेगा कि इरबिल भी अमेरिका के लिए ईरान साबित होगा 47 साल पुराना, क्योंकि वहां पर भी जो रेजिस्टेंस फोर्स की मौजूदगी है बहुत ज्यादा। बिल्कुल आप अगर इस खबर को देखें क्योंकि कैरोलाइन लेविट दावा कर रही है, ये बहुत गंभीर तरीके से सवाल होगा। अगर ईरान पता नहीं परोक्ष रूप से सामने आकर इसको स्वीकारेगा या नहीं करेगा, लेकिन कैरोलाइन लेविट दावा कर रही है कि ईरानी आतंकियों ने 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया है तेहरान में। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी जो आपने क्लिप देखी इसमें कुछ तो गलत है। अगर आप थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स के बारे में अभी देख रहे होंगे न्यूज वगैरह, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत ये है कि ये जो 66 नंबर बोला इन्होंने वो नंबर सही है, बस ये न्यूज आज की नहीं है, ये 1979 की न्यूज है, यानी आज से 47 साल पहले की। और 47 साल पहले की न्यूज को मीडिया इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा है जैसे कि अभी घटित हुआ है। इसके बारे में आप देख भी सकते हैं डिटेल में कि यूएस और ईरान के डिप्लोमेटिक टाइज क्यों खत्म हुए थे 1980s में, क्यों आज इनके बीच में कोई डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिलेशंस नहीं है। और वो हॉस्टेज सिचुएशन जो 444 डेज के लिए चला था, उसकी वजह से क्या इवेंट्स हुए जिसकी वजह से फिर यूएस ने अपना ईरान से जो कॉन्सुलर रिलेशन था, एम्बेसी, वो सब वापस ले लिया और वो बिल्डिंग खाली हो गई। ये इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। पॉइंट ये है कि इतने इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने के बावजूद एक मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस इतना कॉन्फिडेंस से गलत इन्फॉर्मेशन को सही इन्फॉर्मेशन बता रहा है, और वो भी 47 ईयर्स पुरानी इन्फॉर्मेशन को नई इन्फॉर्मेशन बता रहा है। तो आप सोचिए कि आप इन्फॉर्मेशन फिर कहां से लेंगे, क्योंकि सोर्सेस ही तो फिर कंटेमिनेटेड हो गई ना। अब कहां से लेंगे फिर इन्फॉर्मेशन? तो मान लीजिए कि आपको अपनी रिसर्च खुद ही करनी पड़ेगी। अब किसी पैकेज फॉर्म में कि अच्छा इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, स्कूली सिस्टम जैसा हमें बचपन से ट्रेन किया जाता है कि इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, इतना पढ़ लो, इतना एग्जाम में आ जाएगा और बस उतना पढ़ लेते हैं, उससे नंबर आ जाते हैं। वो तो नहीं चलेगा क्योंकि सोर्सेज ही सही नहीं है। अब अपना रिसर्च खुद करना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई भी खुद से देखनी पड़ेगी कि कहां पे क्या इन्फॉर्मेशन है वो सही है कि नहीं, इसको क्रॉस चेक करना, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करना कि कहां पे क्या हो रहा है, उसके बाद जाके अपना एक ओपिनियन बनाए, कोहेरेंट व्यू बनाना। नहीं तो ये तो हम मिस इन्फॉर्मेशन की नदी में ही डूबते रह जाएंगे, ऐसा तो सही इन्फॉर्मेशन कभी पहुंचेगी नहीं। तो सोचिए कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में भी कितना जरूरी है कि अपनी पढ़ाई जारी रखना या अपने आप को जागरूक रखना, वरना कोई आपको बताने नहीं वाला है सही इन्फॉर्मेशन। और इतने भीड़ वाले इन्फॉर्मेशन में आप डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा बहुत गलत है, कौन सा बहुत सही है, कौन सा थोड़ा सा गलत है, कौन सा थोड़ा सा सही है, ज्यादा गलत है। इसीलिए जरूरी है कि फिर अपना जो है पढ़ाई, वो पढ़ाई भी नहीं इन द सेंस की आप जिंदा है, आप ब्रीथ कर रहे हैं, तो दुनिया में क्या हो रहा है, आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, वो जानने की आपकी मौलिक जिम्मेदारी भी है और नैतिक जिम्मेदारी भी है। अब आगे इन्होंने करेक्ट भी किया है इस मिस इन्फॉर्मेशन को, जब इन्हें किसी और ने करेक्ट किया तो वो भी देख लीजिए। हालांकि इन्होंने अपनी गलती मानी नहीं। और अमेरिका पर भी सब अगर मैं एक चीज कर दूं, 1979 के बाद से तेहरान के अंदर अमेरिका का दूतावास ही नहीं है और 1979 की उस घटना का विजिट कर रही थी कि किस तरीके से अमेरिका को आशंकित किया गया था, अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया था। उसके बाद कैनेडियन हाई कमीशन में स्विस एम्बेसी के अंदर पड़ी थी। तेहरान में अभी भी अमेरिका का जो कुछ कामकाज है वो स्विस एम्बेसी के जरिए चलता है। उस एपिक फ्यूरी किया गया था, डोनाल्ड ट्रंप सर्टिफिकेट करते हैं। उस ऐतिहासिक घटना का जिक्र कर रही थी कि हमेशा बीते 40-45 सालों के दौरान हमेशा ईरान जो है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल कहता रहा, कितनी एंटी अमेरिका हेट्रेड है ईरान की सत्ता में और किस तरीके से अमेरिका को वहां परेशान किया गया अमेरिकी राजनीति को। और आज भी तेहरान के अंदर अमेरिका का वो दूतावास एक म्यूजियम बना के रखा गया है, जहां पर जिस तरीके के हालात में वो छोड़ के निकले थे उसको एक म्यूजियम की तरह रखा गया है। तो हम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, हमें खेद है ये खबर गलत तरीके से इंटरप्रेट करके आपको दिखा दी गई है। दरअसल कैरोलाइन लेविट जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तब वो पुरानी घटना का जिक्र कर रही थी कि तब ईरान ने ऐसा किया था। तो फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि ये पुरानी घटना का जिक्र है और अभी इस पर कोई भी मतलब ये डेवलपमेंट नहीं है। एक बार ये खबर प्लीज हटा लीजिए, ये खबर प्लीज हटा लीजिए। अपने दर्शकों को बता दें कि वो पुरानी घटना का जिक्र कर रही थी, अभी कोई अमेरिकन एम्बेसी वहां पर है ही नहीं तेहरान में। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वहां पर कब्जा कर ईरानी आतंकियों ने क्या, ये पुरानी घटना का जिक्र कर रही थी बताने के लिए कि ईरान किस तरह की पॉलिसी पर चलता है और ईरान में कैसे आतंकियों ने उस वक्त लोगों को किया था। इतना भी अब क्लियर हो गया है कि किसी इन्फॉर्मेशन पे ब्लाइंडली बिलीव करना मूर्खता है, तो समझदार को इशारा काफी है।